हेलो हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में जो होने वाला एग्जाम है उसी के लिए हम लोग ये अभियान चलाए हुए हैं। जो कि आप ये सीडीपी पेडागोजी का आज 5वां क्लास है। इससे पहले हम ईवीएस का पेडागोजी और कंटेंट का क्लास 2 क्लास हो चुका है। आज सीडीपी का आज 5वां क्लास है पेडागोजी का। इसी तरीका से आप डेली जुड़े रहिए, डेली क्लास आप कंटिन्यूटी से करते रहिए। बीच में 1-2 दिन गैप हो जाता, आप थोड़ा सा मौसम के कारण ऐसा हो रहा है कि क्लास के टाइम में ही बारिश होने लगता है, इसके कारण बिजली है जो कट जाता। तो आप कोशिश कीजिए कि हम कोशिश यहाँ से पूरा करते हैं कि आपको डेली क्लास देने का, मगर थोड़ा मौसम के कारण ऐसा हाल है। मगर जैसा ही ठीक हो जाएगा मौसम तो आपको डेली क्लास मिलता रह जाएगा। आई क्लास का टाइमिंग है 7 PM, यानी कि आपको डेली आपको क्लास मिलेगा 7 PM में, यानी शाम में 7 बजे आपको डेली ये क्लास आपको मिल जाएगा। आप डेली चैनल पे आकर के आप ये क्लास देख सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आपको अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन चल जाए, आप तुरंत वीडियो को देख करके आप पढ़ सके अच्छे से। कंटिन्यूटी से आप पढ़ते रहिए। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो पहले लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात करेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट। आज के लिए पहला क्वेश्चन, यानी कि डेली हम लोग 15 को क्वेश्चन करते हैं। आप ये नहीं सोचिए कभी भी कि 15 क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा। 15 क्वेश्चन नाम के लिए सिर्फ हम 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मगर 15 को क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन में नहीं हो जाता तो 5 से 7 क्वेश्चन बनने का थॉट आपके अंदर देते हैं। एक क्वेश्चन पे इतना थॉट आपके अंदर देते हैं कि आप इससे 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे लिखा है एक क्वेश्चन, तो इस पे नहीं जाइए। हम यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन से बनाते हैं, यानी इससे आप सोच लीजिए कि 5 से 7 क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन से बनता है। तो दिमाग में ये नहीं 15, अगर एक क्वेश्चन से अगर 4 भी क्वेश्चन बनता है तो 15 चौका 60 क्वेश्चन आप डेली देखते हैं। अगर डेली 60 क्वेश्चन देखते हैं तो सोच लीजिए परीक्षा तक आप कितना मजबूत हो जाइएगा, सशक्त हो जाइएगा। एग्जाम वाला दिन आप वही उत्साह वही जुनून के साथ एग्जाम देकर के वही चेहरा पर मुस्कान लेकर के निकालिएगा। आप डेली यही कंटिन्यूटी से जुड़ते रहिए। आप बस आप समझिए, बात को देखिए, खुद से भी बनाइए, नहीं बनता तो आप बात को समझिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। इसका कहना है क्वेश्चन नंबर पहला का कि संज्ञानात्मक का मतलब होता है समझ, बोध, माने कि समझ बोध। एक बच्चा में समझ विकास निम्न से किससे समर्थित होता है, यानी 4 ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि संज्ञानात्मक विकास इसमें से किससे बेहतर होगा एक बालक में, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन देखिए ए, जितना संभव को उतनी आवृत्ति से संगत, यानी कि कह रहा है कि जितना संभव को उतनी आवृत्ति से संगत, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी कह रहा है कि जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति और से संगत और सुनियोजित परीक्षा का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, उन गतिविधियों की प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एक समृद्ध और विभिन्नतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों के पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें से आपको चुनना है कि संज्ञानात्मक विकास इसमें से सबसे बेहतर करने के लिए एक बालक में इसमें से कौन सा उपाय करे जो एक बालक में संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर हो। तो देखिए बना करके खुद से भी। चलिए आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि जितना संभव को उतनी आवृत्ति माने होता है दोहराना, यानी आवृत्ति माने होता है दोहराना, यानी बार बार। आवृत्ति माने होता है बार बार दोहराना उस चीज को। और संगत माने संगत यानी कि जो भी है वही चीज में संगत, वही चीज को करना है। और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। क्या आप एक बार बतलाइए, कोई बच्चा को पढ़ा रहे हैं उसको बार बार आप क्या पढ़ाइएगा, कम आप बार बार उसको परीक्षा लीजिएगा, बार बार उस बच्चा से परीक्षा कभी भी नहीं लेना नहीं चाहिए, ताकि बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर बच्चा को पढ़ाइएगा कम, ज्ञान कम दीजिएगा और उसका जांचे ज़्यादा कीजिएगा तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। एक समय के बाद बच्चा
देते देते कहेगा कि हम बहुत कम जानते हैं, परीक्षा में आप उस बच्चा से परीक्षा ज़्यादा लीजिएगा, पढ़ाइएगा कम, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आप बार बार कोई भी चीज़ को अभिवृत्ति इस पर आप बार बार नहीं ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। यानी कि देखिए, वो पारंपरिक विधि पद्धति, यानी कि पारंपरिक जो हम शुरू से माने कि एक टीचर पहले का समय में था कि ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाता था और धीरे धीरे लिख करके पढ़ाया जाता था। अब फिर मिटा कर फिर पढ़ा दिया, फिर मिटा करके फिर से पढ़ाया, तो मानिए कि शुरू से आता चला गया। अब डिजिटल बोर्ड का समय आ गया है, डिजिटल बोर्ड आ गया है, तो क्या हम वही पारंपरिक ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे कि अब डिजिटल समय आ गया, हमको जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाता है और जितने हो सकता है उससे ज़्यादा हम रिवीजन भी करवा देते हैं। क्या डिजिटल बोर्ड का कमाल है? अगर वही में ब्लैक बोर्ड रहता था तो धीरे धीरे पढ़ाई होता था। जो सिलेबस आपको 3 महीना में ख़त्म होना रहता था वो 1 साल में ख़त्म होता था। तो डिजिटल बोर्ड, तो क्या करेंगे हम, पारंपरिक का उपयोग करेंगे कि डिजिटल का? हमको क्या है, तकनीकी, यानी कि आगे अगर जो भी अगर हमको मानिए कि पहले हम पर्यावरण पढ़ाते थे तो उतना पर अति बाहरी क्षेत्र से नहीं लेते थे, मगर अभी है कि अभी हो गया हम बच्चा को माने कि पहले है कि स्कूल में किताबी ज्ञान दे देते थे, अभी हो गया है कि गाड़ी घोड़ा का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। तो हम क्या करते हैं, बच्चा सबको लेकर के चिड़ियाघर ले जाते हैं, तारामंडल लेकर के चले जाते हैं, वहाँ घुमा देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखा देते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे पारंपरिक को आप आगे निकल गए, पारंपरिक से आगे निकल गए, नया कुछ सोचे, बच्चा के अंदर विकसित संज्ञानात्मक विकास अच्छा बेहतर किए। तो इसका पारंपरिक पर कभी भी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना चाहिए। हाँ, ये बात सही कह रहा है। एक समृद्ध यानी कि सभी चीज से भरपूर हो और विविधतापूर्ण वातावरण, यानी कि सभी प्रकार से वातावरण विभिन्न तरीका से हम उसको बच्चा को उपलब्ध करवाएंगे। कोई चीज़ अगर बच्चा नहीं जान पा रहा उसको प्रत्यक्ष रूप से ला करके दिखा देंगे, नहीं होगा तो बच्चा को हम ले जा करके घुमा देंगे। तो इससे क्या होगा, विविध प्रकार से बच्चा के अंदर में विभिन्न प्रकार से नॉलेज आता रहेगा। अगर जो बच्चा है जो नहीं पढ़ पा रहा है, किताब नहीं पढ़ पा रहा है, उससे क्या करेंगे, मोबाइल में दिखा करके उसको विभिन्न तरीका से उसको हम समझा देंगे, ताकि बच्चा नहीं समझ रहा है, किताबी ज्ञान से स्कूल में नहीं समझ रहा है, उसको खेल के मैदान में ले जा करके खेल में सिखा देंगे। इससे क्या हुआ, विभिन्न तरीका से समृद्ध हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपको सही है, इसको डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कर रहा है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि कह रहा है, इसका कहना है कि एक बच्चा को हम कोई चीज समस्या दिए, और उस बच्चा का सहयोग करने के बजाय हम व्यक्तित्व यानी उसको कहेंगे तुम खुद से बना। वो कितना भी समस्या में घिरा हुआ उसको कहेंगे नहीं तुम खुद से बनाओ, तुम खुद ही कर सकते हो। तो बच्चा क्या हल कर पाएगा, एक ही समस्या में लगल रह जाएगा। उसी में आप थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा, थोड़ा सा समस्या में थोड़ा सा आप बच्चा को हेल्प कर देंगे, सहयोग दे दीजिएगा, तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत उस समस्या का समाधान कर लेगा। बाइगोत्स्की भी बोला गया है कि पार या ढांचा, अगर आप एक बच्चा को सहयोग दे देते हैं, थोड़ा सा सहयोग देते हैं, फिर बच्चा खुद से कर लेता है वो काम को, तो वो पार या ढांचा बोला जाता है। एक बच्चा को सहयोग देना बहुत जरूरी रहता है ताकि बच्चा उस समस्या का समाधान जल्द कर ले। तो यहाँ पे एक बच्चे पर नहीं छोड़ देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्लास का टाइमिंग है 7 बजे शाम में, 7 PM में है, ध्यान रखिएगा, 7 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा आकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव विकास डॉट है, मानव विकास डॉट है ऑप्शन। माने कि इसका कहना है कि एक मानव में, मनुष्य में विकास कैसा होता है और किस प्रकार होता है, इसका कहना है। ऑप्शन नंबर बी ये हो गया मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक होगा, गुणात्मक। ऑप्शन सी हो गया कुछ सीमा तक अमाननीय। ऑप्शन नंबर डी हो गया ए और दो। इसमें से आपको चुनना है कि मानव विकास डॉट है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए बतलाइए कौन सा होगा।
खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए, गलती हो जाएगा कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना कि गलती हो गया, कुछ नया सीखे, कुछ नया सीखे। ऐसा नहीं ना कि आप सीखे नहीं, सिर्फ गलती हो गया आप आगे बढ़ के नहीं, आप कुछ सीख करके आगे जाइएगा। तो मानव विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक और दो हो जाएगा। मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक का संबंध है वेट से है, लंबाई चौड़ाई से है। अब मात्रात्मक में आप बतला सकते हैं एक बालक में, सॉरी, एक एक मनुष्य में आप बतला सकते हैं कि मात्रात्मक किस प्रकार से वेट से होता है। आप जैसे दूध है जो ओजन करते हैं, तो क्या है मात्रा उसमें लीटर में आप ओजन कर रहे हैं, 300 ग्राम 400 ग्राम 1 लीटर ऐसे में आप ओजन कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से एक मनुष्य में हाइट बढ़ गया तो आप उसको नाप सकते हैं, वेट बढ़ गया आप ओजन कर सकते हैं कि मनुष्य का वेट कितना है। आप लंबाई चौड़ाई आप उस अति मनुष्य का आप जान सकते हैं, तो वो मात्रात्मक से संबंध है। और गुणात्मक का संबंध होता है कि गुण से, नैतिकता से होता है कि उस मनुष्य में कितना सोचने का क्षमता है, आप कितना सोच सकता है। इसको मगर आप जान नहीं सकते हैं, गुणात्मक आप जान नहीं सकते हैं, मगर मात्रात्मक आप जान सकते हैं कि लंबाई कितना हुआ, हाइट कितना हुआ। जैसे कोई आपका दोस्ते होगा तो नहीं बोल देते हैं ये तुम कितना पातर हो, अरे तुम कितना मोटा है, तो ये क्या है मात्रात्मक है, यानी कि आप मात्रा में तौल दिए उसको। और गुणात्मक होता है कि सोचने, नैतिक यानी कि कितना समझ उसके अंदर है, आप नहीं उसका अति कर सकते हैं। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। कुछ सीमा तक अमानगतीय नहीं, विकास है जो हमेशा, यानी कि विकास क्या है जीवन पर्यंत है। यानी विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, विकास है जो गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है। यानी कि एक मनुष्य में है जो विकास का काम शुरुआत होता है माँ के गर्भ यूटरस में, जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जब जाता है उसी वक्त से विकास का काम स्टार्ट हो जाता है। विकास वहाँ से स्टार्ट जब होता है तब मृत्यु, जब तक मनुष्य में सांस चल रहा है तब तक विकास होता रहेगा। तो ये भी पूछ देता है कि विकास कब से कब तक होता है, तब गर्भावस्था से मृत्यु तक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि प्राकृतिक पोषण संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आप लोग बतलाइए। ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिकी एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर बी व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर सी वातावरण पूर्व यौन विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो गया वातावरण एवं पालन पोषण। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा आपको प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बतलाइए आप लोग। खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, खुद से देखिए। चलिए ये देखिए, ये जो प्राकृतिक जो है ये अलग चीज हो गया, ये पोषण हो गया, ये अलग चीज हो गया। ये माने कि इसमें से दो गो कह रहा कि प्राकृतिक और पोषण, ये दो को आपको चुनना है कि इसमें से कौन कौन होगा, प्राकृतिक के लिए कौन होगा और पोषण के लिए कौन होगा। ये आपको बतलाना है कि प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको ये बतलाना है। तो प्राकृतिक अनुवांशिकी एवं वातावरण, तो आप इसमें से देख करके बतलाना है कि कौन सा। तो पहले नंबर आप बतलाइए कि अनुवांशिका को क्या कहते हैं और भी नाम क्या है। अनुवांशिका का और भी नाम है प्राकृतिक जैविक DNA अनुवांशिकता तो है ही है, वंशानुगत। देखिए अनुवांशिका का और भी नाम है, माने कि
इस नाम से भी अनुवांशिका को ही जाना जाता है। प्राकृतिक, जैविक, डीएनए, वंशानुगत। आप बतलाइए कि यहाँ पे हम प्राकृतिक देख लिए, यहाँ पे हम क्या किए, प्राकृतिक देख लिए। यहाँ क्या प्राकृतिक है, इससे पता चल गया कि हमको प्राकृतिक क्या चीज, इसका नाम क्या हो सकता है, तो अनुवांशिकता, अनुवांशिकी, इसको हम अनुवांशिकी बोल सकते हैं। और इसमें पोषण है, सिर्फ पोषण हमको है, तो इसमें पोषण के बारे में देखना है कि पोषण में कौन कौन है। तो वातावरण, वातावरण को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, यानी कि वातावरण का ही नाम है पर्यावरण। पर्यावरण हो गया, पालन पोषण हो गया, पालन पोषण, इसी को बोला जाता है परिवेश। देखिए इसमें इसका वातावरण का ही नाम है पालन पोषण। देखिए पोषण है यहाँ पे, तो यहाँ वातावरण का बात हो गया। यही आप इसका और नाम नहीं जानिएगा तो आप कंफ्यूजन में हो जाइएगा, जा इसका पालन पोषण क्या होगा, अनुवांशिकता होगा, वातावरण। यहाँ पे आप जान गए कि पालन पोषण होता, सिर्फ पोषण भी रहता तो यहाँ पे आप समझ सकते थे। इसी पर एगो पूछ देगा कि, इस पर ही पूछ देगा कि पोषण किस पर निर्भर होता है, तो केवल वातावरण पे। पोषण किस पर निर्भर होता है, तो केवल वातावरण पर होता है। ये भी याद रखिएगा, पोषण खाली सिर्फ वातावरण पर ही निर्भर होता है। तब वातावरण का नाम हो गया यहाँ पर्यावरण, पालन पोषण, परिवेश। अनुवांशिकता का है प्राकृतिक, जैविक, डीएनए, वंशानुगत। आप अलग से पेज पर लिख लीजिए ये सब। तो अनुवांशिकी और वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण और यौन विज्ञान, वातावरण और पालन पोषण। आप यहाँ पे देख लीजिए वातावरण और पालन पोषण, यहाँ पे आप काट दीजिएगा, वातावरण का ही नाम है पालन पोषण। वातावरण से पूर्व यौन विज्ञान, नहीं ये वाला ये नहीं होगा। वातावरण से पूर्व माने वंशानुगत, माने कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से वातावरण का काम स्टार्ट हो जाता है, सामाजिक काम स्टार्ट हो जाता है। या जन्म से पहले बच्चा है जो माँ के गर्भ में रहता है, तो इससे पूर्व यौन विज्ञान ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार एवं वातावरण। व्यवहार का संबंध वातावरण से है, व्यवहार का संबंध वातावरण से, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है वंशाणु और वातावरण, हाँ ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये वाला देखिए अनुवांशिकता, अनुवांशिकता को ही हम आंतरिक भी बोलते हैं, आंतरिक, और इसको हम वातावरण को हम बाहरी बोलते हैं। यानी कि है कि आंतरिक डीएनए माने कि माता पिता पूर्वजों का गुण आना अनुवांशिकता कहलाता है। अब बाहर समाज में एक बच्चा का विकास होना वातावरण कहलाता है। पालन पोषण जो समाज में होता है एक बच्चा का, वो वातावरण कहलाता है। ये आंतरिक होता है, ये बाहरी होता है। अनुवांशिकता बदला नहीं जा सकता है, मगर वातावरण बदला जा सकता है। सीटेट में ऐसे भी कभी कितना बार पूछा गया है कि क्या हम अनुवांशिकता को बदल सकते हैं, तो नहीं, अनुवांशिकता को नहीं बदल सकते हैं। हाँ, क्या वातावरण को बदल सकते हैं, हाँ वातावरण को हम बदल सकते हैं। जैसा अगर वातावरण माहौल अच्छा नहीं रहता तो बच्चा को क्या करते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं, तो क्या किए, उसका वातावरण आप चेंज कर दिए, तो वातावरण आप बदल सकते हैं, बाहरी होता है। और अनुवांशिकता आंतरिक होता है, इंटर होता है, तो ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, जो भी हम लिखते हैं ना तो आप इसको लिख लिया कीजिए, एक अलग से पेज में कॉपी में लिख लिया कीजिए, ताकि फिर बाद में आप पढ़ करके उसको रिवीजन कर लिया कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। इसमें से आपको चुनना है कि निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य क्लब, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी इको क्लब, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक पुस्तकालय। इसमें से आपको चुनना है कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए
देखिए बार बार अगर गलती होता है तो ये उम्मीद रखिए कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं। और हाँ, एक एक क्वेश्चन में देख ही रहे हैं कि हम कितना, आपको 4 गो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का हिंट आपको बतलाते, चारों ऑप्शन को हम तोड़ करके बतलाते कि क्या होता है, थॉट आपको देने का कोशिश करते हैं। आप सिर्फ बैठ करके अच्छा से सुनिए। ज्ञान का देखिए, ज्ञान का 5 इंद्रिय होता है, पांचों इंद्रियों को एक्टिव करके अगर बैठते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं तो आप तुरंत सीख जाइएगा। और नहीं अगर ध्यान आपका कहीं और है, पढ़ रहे हैं इधर, तो कभी नहीं सीख पाइएगा। ज्ञान का 5 इंद्रिय होता है, नाक कान आँख जीव त्वचा, 5 गो होता है। आप पांचों को अगर एक्टिव करके रखते हो तो आप सीखते हैं। अगर एक्टिव नहीं है, अगर ध्यान कहीं और है, आप पढ़ रहे हैं यहाँ, तो कभी नहीं सीखिएगा ये। तो ध्यान को यहाँ पे रखिए। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? यानी कि निष्क्रिय का मतलब होता है कि जो जो काम न आए, काम न आए। यानी कि निष्क्रिय का मतलब है जो काम इसमें से नहीं आता है। एक बच्चा के लिए इसमें से कौन सा है जो काम नहीं आता है? स्वास्थ्य क्लब आता है। स्वास्थ्य क्लब जो बच्चा के लिए ट्रीटमेंट के लिए पोलियो ओलियो वाला जो चलता है वो आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा ही। ऑप्शन नंबर बी परिवार। हाँ, बच्चा सर्वप्रथम तो परिवार में सब चीज सीखता है। परिवार तो जरूरी है, बच्चा के लिए जरूरी है परिवार। बच्चा का विकास कहाँ सबसे अधिक होता है? परिवार में होता है। ऑप्शन नंबर सी इको क्लब। इको क्लब का मतलब हो गया कि 4 आदमी आपस में बैठ करके बात करना। जैसे आप गांव घर में जाते हो, गांव घर में देखते होइएगा 4 गो महिला है जो कहीं पे बैठ करके आपस में बतियाती रहती है, माने अच्छे बात बतियाती रहती है। तो वही 4 गो महिला जो बतियाती रहती है वो इको क्लब कहलाता है। 4 महिला बतियाना इको क्लब। तो उसी प्रकार से बच्चा सबके लिए ये हो गया कि 4 गो बच्चा बैठ करके अगर आपस में डिस्कशन कर रहा, बात विवाद कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इको क्लब। और ऑप्शन नंबर डी हो गया सार्वजनिक पुस्तकालय। हाँ, सार्वजनिक बच्चा के लिए ये नहीं रहता। शुरुआती टाइम में सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं होता। समाजीकरण का निष्क्रिय एजेंसी यानी कि जो काम में समाजीकरण में काम में नहीं आए, तो सार्वजनिक पुस्तकालय काम में नहीं आता था। ऑप्शन नंबर डी। इसमें 4 लोग आपस में बात करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, इसी को हम इको क्लब कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। यानी कि कह रहा है कि रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ का सहमत नहीं है, ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें कह रहा है कि ऋषभ नाम का लड़का है जो पिकनिक के लिए ग्रुप बनाता है। जैसे आप लोग भी स्कूल में बच्चा जब रहे होइएगा तो पिकनिक के लिए ग्रुप बनाते होइएगा। तो इसी पर रिया है जो विरोध करती है नहीं हम इससे सहमत नहीं है, हम इसके लिए वोटिंग करना चाहते हैं। अब वोटिंग माने कि होता है कि हाँ सब लोग वोट करो कि हाँ पिकनिक पे जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए वोटिंग करवाना चाहती है रिया। पियाजे के हिसाब से इससे क्या कहा जाता है? बस इतना बड़ा क्वेश्चन है, मगर इसका 2 लाइन में है कि बस कि ऋषभ है सो पिकनिक जाने के लिए ग्रुप बनाता है, मगर रिया उससे सहमत नहीं है। और रिया का कहना है कि हम वोटिंग करना चाहते हैं। तो इसी को हम जिन पियाजे के हिसाब से क्या कहेंगे? चलिए ऑप्शन नंबर ए विषमांग नैतिकता। ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी सी हो गया प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो गया सहयोग की नैतिकता। अब इसमें से चुनना है कि जिन पियाजे के हिसाब से कौन सा सही है। चलिए देखिए विषमांग नैतिकता यानी कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ रिया जो बोल रही है इसमें रिया सीधा साफ मना नहीं कर दी है कि हम नहीं जाएंगे, इसके लिए वोटिंग करवाना चाहती है। यानी कि वो है जो समझ है उसके अंदर, मगर वो पूरा इनकार नहीं कर दी कि नहीं कोई नहीं जाएगा, विरोध नहीं कर रही है। सिर्फ है जो रिया है जो वोटिंग करवा करके उसका सहमत करना चाहती है। तब विषमांग इसमें अलग तरीका से वो विरोध नहीं कर रहे थे, विषमांग नैतिकता नहीं होगा। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता यानी कि इसका कहना है कि अभी रिया के पास समझ नहीं है,
रिया के पास समझ नहीं है, अपरिपक्व है। तो क्या आपको लगता है कि एक बच्चा है जो पिकनिक के बारे में जान रही है, उसके बारे में बतला रही है, आप वोटिंग वोटिंग का बात कर रही है, तो उसके पास संज्ञानात्मक का मतलब समझ होता है, तो उसके अंदर समझ नहीं होगा, तो ये भी गलत है, यानी कि परिपक्व है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी कि इसको हम कहते हैं फीडबैक। फीडबैक यानी कि ऑप्शन सी का रहा फीडबैक। तो यहाँ पे फीडबैक का कोई बात नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी फीडबैक कब यूज होता है, जब हम कहीं कोई कार्य को पूरा कर लेते हैं उस समय फीडबैक लिया जाता है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर कोई चीज़ पे आप वीडियो कॉल बात करते हैं, जब कॉल कटता है तो उस पर आ जाता है 5 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रहता है, उस पर आपको बोलता है देने के लिए कि आप कितना, आप इससे वीडियो कॉल से कितना संतुष्ट है, इसी का फीडबैक मांगता था। आप जितना स्टार होता है उतना देते हैं, तो क्या है वो फीडबैक है। तो उसी प्रकार से फीडबैक का यहाँ कार्य समाप्त होने के बाद होता था, यहाँ पे कार्य अभी चालू भी नहीं हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी देखिए, सहयोग की नैतिकता। हाँ, माने कि सहयोग करना चाहती है, उसमें वोटिंग के माध्यम से उसमें ऋषभ का, रिया है जो सहयोग करना चाहती है, तो सहयोग की नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है सही गलत का पहचान करना, सही का पहचान करना, यानी कि नैतिकता का मतलब होता है सही गलत का पहचान करना। चलिए अगला क्वेश्चन, पचमा का हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। यानी कि इसका कहना है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सही सही व धारा प्रवाह बोलना। ऑप्शन नंबर सी बोलिए, जानना समझना व लिखना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। आप बतलाइए इसमें से कौन सा सही होगा। चलिए ये वाला बना करके देखिए, जिस सबका अगर सही होगा तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजिएगा। जिस सबका सही, अगर ये वाला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, तो कमेंट बॉक्स में लाल दिल भेजिएगा, हम देख लेंगे कि कितना बच्चा का सही हुआ है। ध्वनि संबंधी जागरूकता, यानी कि ध्वनि संबंधी जागरूकता का मतलब होता है कि बोलने के ऊपर जोर देना, कि बच्चा का बोलने का जो अति होता है ना, उसको विकसित करना, ताकि बच्चा कहीं भी कभी भी बोलने में हिचकिचाए नहीं, बच्चा कहीं पर कुछ एकदम स्पष्ट बोले, इस पर जोर दिया जाता है। उसी को बोला जाता है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता चलाना स्कूल सब में चलता है, यानी कि बच्चा के बोलने पर भी इसके लिए जागरूकता किया जाता है। तो ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सही सही व धारा प्रवाह बोलना। नहीं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें है ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। हाँ, ये वाला सही है, इसको डॉट में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जानना समझना व लिखना। नहीं, इसमें सिर्फ ध्वनि पर बात हुआ है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, व्याकरण के नियमों पर दक्ष होना। 1 to 5 में कभी भी देख लीजिए, 1 to 5 में कभी भी व्याकरण शब्द आ जाए ना, आप पॉजिटिव अगर क्वेश्चन रहे तो व्याकरण वाला पहले काट दीजिएगा। 1 to 5 के लिए व्याकरण नहीं होता है, 6 to 8 से स्टार्ट होता है व्याकरण। व्याकरण 1 to 5 के लिए नहीं है। अब पहला ऑप्शन नंबर ए देखिए क्यों सही हुआ, ये भी तो देख लीजिए। ध्वनि संरचना, यानी कि ध्वनि संरचना, बच्चा के बोलने में किस प्रकार से संरचना है वो, या नहीं तो चिंतन किस प्रकार से बच्चा है जो चिंतन कर पाता है, कोई बात बोलने पर किस प्रकार से चिंतन कर पाता है, और वह उसमें हेर फेर करना। यानी कि एक बच्चा है जो बोलते बोलते अगर कोई गलत लफ्ज आ गया, उसमें तुरंत उसको सुधार करके सही बोल दिया, ये इस पर चिंतन करके तुरंत उस शब्द को दोहरा करके नया बढ़िया शब्द बोल दिया, गलत शब्द को हटा करके, तो उसी को बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद।
नहीं, ये इसमें तो पहले वाला क्वेश्चन नंबर 6 का अथी आ गया है ऑप्शन, क्वेश्चन है गलत है। चलिए क्वेश्चन 8, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद भोजन बनाता है और अपने अपने अगले पाठ को उसके बाद भोजन बनाता है और उसके अपने पाठ को शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है और वह कर रहा है डॉट और डॉट डॉट होगा सही है। यानी कि एक शिक्षक है जो कक्षा में कार्य को एकत्रित किया जाता है, यानी कि हम ही को पढ़ाना है, तो हम किस प्रकार से ये जो 15 को क्वेश्चन लाते हैं, तो माने कि सभी टॉपिक से लाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। सभी टॉपिक से डेली चेंज कर करके लाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, उस टॉपिक के बारे में आपको समझ हो। तो उसी प्रकार से आपको शिक्षक है एक पढ़ाना कक्षा में, उसी प्रकार से कार्य जो पढ़ाना है उसी वर्क को इकट्ठा करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना इस पे हो जाएगा, योजना बनाता है कि अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह कर रहा है डॉट डॉट सही है। यानी कि योजना फिर पढ़ा लेने के बाद जो अपने अगले सपाठी अगला फिर सब बाद में पढ़ाने के लिए वो अगले पाठ को शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यानी कि एक और नया योजना बनाता, पढ़ा दिया माने कि हम लोग आप लोग को पढ़ा दिए, आप फिर योजना बनाए कि आप कितना इससे सीखे, आप ये जो क्लास की है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है उस आप 1-1.5 घंटा में क्या सीखे उसका हम योजना बनाएं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप अगला फैन आपको हम पढ़ाएंगे तो इसमें कितना आप सीखे ताकि हम आगे बढ़ सके। पहला माने कि आज का क्लास आप सीखवे नहीं कीजिएगा, हम आगे आगे बढ़ते चल जाए, जब आपको ये समझे में नहीं आएगा तो कोई अति होगा। उसी प्रकार से शिक्षक यहाँ पे है कि पढ़ा दिया बच्चा को, फिर योजना बनाता है कि बच्चा आगे पढ़ाने से पहले योजना बना करके चेक कर लेता है कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, सीखने का आकलन, ऑप्शन नंबर बी हो गया सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन नंबर सी हो गया सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन नंबर डी हो गया सीखने के समय आकलन। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसमें से है जो क्वेश्चन का अति आंसर होगा। चलिए आप लोग खुद बतलाइए। तब सीखने का आकलन होता है कि जैसे हम आपसे पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में हम आपसे पूछ देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या कर रहे हैं सीखने का आकलन। यानी कि पढ़ाते समय बीच में पूछना, सीखने का आकलन में यानी कि पढ़ाते समय बीच बीच में पूछना, यह सीखने का आकलन होता है। सीखने के रूप में आकलन, इसी का और नाम है स्वयं आकलन। इसी का नाम है कि स्वयं आकलन। यानी कि सीखने के रूप में आकलन को ही स्वयं आकलन कहा जाता है। इसमें है कि विद्यार्थी जो जब क्लास खत्म हो जाने के बाद वो खुद से आकलन करता है कि हम क्लास में कितना सीखे, तो इसी को हम सीखने के रूप में आकलन को ही स्वयं आकलन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया सीखने के लिए आकलन। हाँ, इसमें है कि बच्चा कितना सीखा, उसके बाद योजना बना करके चेक कर लेंगे बच्चा से कि कितना सीखा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। जब अगर बच्चा आज का क्लास में अगर नहीं सीखा तो फिर क्या करेंगे, उसी को हम रिपीट करके उसको सिखाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। यानी कि बच्चा कितना सीख रहा है उस लिए हम पढ़ाएंगे ताकि बच्चा सीखे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि क्लास सोझे तड़प रहे हैं, आज पहला क्लास में कल 5वां में चलेगा, अब परसों BA फाइनल करके बस शादी ब्याह करके घर में बसा लिए, सो वाला बात नहीं होना चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं बच्चा को,
बच्चा को है जो डेली पढ़ा रहे हैं, तो उसका आप पहले वाला जो पढ़ा है उसको चेक कीजिए और तब आगे बढ़िए, ताकि बच्चा को आपको पता चल सके कि हाँ बच्चा आप जो पढ़ा रहे बच्चा सीख रहा है या नहीं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? माने कि इसमें कह रहा है कि ग्रेड हो गया, जैसे होता है ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड होता है ना, ए प्लस प्लस ग्रेड होता है ना, वो ग्रेड हो गया। अंक में हो गया 495 नंबर, 300 नंबर। आप लोग जब मैट्रिक इंटर किए होइएगा तो अंक में आया होगा, बीए कीजिएगा तो ग्रेड में आएगा, पीजी कीजिएगा तो ग्रेड में आएगा आपका अथी रिजल्ट। तो यह प्रश्न निम्न से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, यानी कि ग्रेड अंकों से कैसे संबंध रखता है? तो पहला हो गया अपसारी, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया विश्लेषणात्मक, ऑप्शन नंबर सी हो गया मुक्त अंत वाला, ऑप्शन नंबर डी हो गया समस्या समाधान वाला। इसमें से आपको बतलाना है कि ग्रेड अंक से किस प्रकार से अलग है, तो किस प्रकार का आप क्वेश्चन कीजिएगा, परीक्षण कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि ग्रेड अंक से किस प्रकार से अलग है। पहले तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन अपसारी और अभिसारी समझ लीजिए। अपसारी और अभिसारी के बारे में आप समझ लीजिए कि अपसारी और अभिसारी क्या होता है। अपसारी का मतलब हो गया कि आप बहुत तरीका से, माने कि आपका दिमाग है जो एकदम सृजनात्मक, इसी को हम सृजनात्मक बुद्धि वाला के अंदर में अपसारी चिंतन होता है। इसमें जैसे हो गया कि डॉक्टर, इंजीनियर, इसका एग्जाम्पल अगर लेना है तो एग्जाम्पल में हो गया जैसे डॉक्टर, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इसमें माने कि और भी हो गया, माने कि जो हाई लेवल पे माने कि कई प्रकार से सोच सके। इसका डायग्राम से समझ लीजिए कि आपका सोच है ये सोच है, इसका सोच है बाहर आउट ऑफ बॉक्स, यानी ये भी कह देता है कि आउट ऑफ बॉक्स, तो आउट ऑफ बॉक्स होता है, अब सारी आउट ऑफ बॉक्स होता है, माने कि सोच है जो बाहर की ओर जाता है इसका। अभी सारी में हो गया जैसे कि अब सारी में हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया इसका वकील, माने कि इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा। अभी सारी में मात्र आंसर एक ही होगा। मैथ में आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आपका उसका आंसर क्या 4-5 तरीका से तो नहीं निकलता है। मैथ में ऑप्शन एक ही गो निकलता है, या 5 हो 10 हो, जितने भी ऑप्शन मगर एक ही गो रहता है, तो वो क्या चीज़ को दर्शाता है? अभिसारी को। मगर हाँ, मैथ वाला सवाल में ये अपसारी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, ये बाहरी तरीका से सोचता है। अगर कोई भी समस्या है तो कई तरीका से उस समस्या को समाधान करना चाहता है, तो इसका डिब्बा हो जाएगा इसका डिब्बा ऐसे हो जाएगा, माने कि सोच इसका एकदम सीमित है। आप कभी भी वकील, कभी भी आपके ऊपर केस हो जाएगा तो क्या आप केस हो जाएगा तो और भी क्या उस केस के लिए डॉक्टर के पास जाकर के सोल्व करवा सकते हैं, इंजीनियर के पास सोल्व करवा सकते हैं। इसका एक गो रीजन है कि कोर्ट में, कोर्ट के लिए कहाँ जाइएगा तो एक ही आपको ऑप्शन है, वकील से आपको मिलना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई अथी नहीं। अगर कोर्ट में आपका बात चल गया तो उसका आपका एक ही को समाधान है कि आप उसके लिए वकील से मिलिए। वकील से अगर नहीं मिलते हैं तो केस आगे बढ़ता जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक वकील से। तो एक ही समाधान है उसका, वकील। मगर यहाँ डॉक्टर वाला है, इंजीनियर वाला है, ये सब में है जो कई प्रकार का इसका सोल्व करने का अथी होता है। इसमें डॉक्टरे में है कई प्रकार का डॉक्टर होता है, कई आप डॉक्टर नहीं हो गया तो आप नॉर्मल भी ऐसे भी ठीक हो सकता है, मगर इसमें अगर केस हो गया तो आपको वकील से मिलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसका वकील हो गया, और यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, अभिसारी देख लीजिए। चलिए, तो ग्रेड और अंक से कौन सा अलग है? तो इसका है जो अपसारी का मतलब हो गया बहुत मात्रा में,
ऑप्शन नंबर सी देखिए, मुक्त अंतर वाली, माने कि इसमें कई प्रकार से आंसर होगा, इसमें हाँ या नो नहीं आंसर, सिर्फ आप इतना नहीं दे सकते हैं। मुक्त अंत वाला में आप हाँ या नो बोल सकते हैं, इसमें मुक्त अंत या खुले अंत वाला में आप हाँ या नो में जवाब दे सकते हैं, इसमें हाँ या नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। और समस्या समाधान, आपके अंदर अगर आपके पास अगर कोई समस्या आ जाता है तो क्या आप एक ही सोर्स होता है समस्या का समाधान करने के लिए? कई प्रकार से आप थॉट लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, तब जाकर के आप एक समस्या को समाधान करते हैं। इसका सीमित तो नहीं है, मगर विश्लेषणात्मक में हो गया, इसमें हो गया कि इसमें सीमित है, यानी कि आप एक ही अति से कर सकते हैं, इसका और अदर चीज नहीं लगा सकते हैं, इसमें एक सीमित है। मैथ में फार्मूला बना लगाइएगा तब ये बनेगा मैथ, और नहीं लगाइएगा तो नहीं बनेगा। इसका आंसर अगर 5 आएगा तो 10, अगर 50 आदमी भी बनाएगा ना तो 10 से आएगा। मगर अगर अपसारी में मुक्त अंतर में समस्या समाधान में अगर 10 आदमी के पास समस्या दे दिए तो 10 प्रकार से वो समाधान कर देगा। अपसारी में 10 प्रकार का, अगर डॉक्टर साइंटिस्ट को अगर कोई चीज़ दे दिए तो 10 प्रकार का इन्वेंशन कर देगा कोई चीज़ को, तो इसीलिए विश्लेषणात्मक होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया बी, क्वेश्चन 9 का बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, छात्राएं। इसमें से बतलाया है कि छात्राएं का मतलब होता है गर्ल्स का बात हो रहा है, इसमें आप लोग भी कंफ्यूजन हो जाइएगा। छात्राएं, ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, ऑप्शन ए, गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है। यानी कह रहा है कि गणित के सवाल अच्छे से बनाती है लड़की लोग, गणित का सवाल अच्छे से बनाती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उसके तर्क के विषय में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन बी देखिए, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, भाषिक और संगत संबंधित अधिक भाषाएं रखती है। तो इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा। देखिए, स्कूल में लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको क्या बोले हैं, जेंडर रूढ़िवादिता में आप कभी भी भेद नहीं कीजिएगा, दोनों को समान स्तर पर रखिएगा। अच्छा लड़की अच्छा लड़का कह करके संबोधित कभी नहीं कीजिएगा, दोनों को समान अधिकार दीजिएगा, दोनों को एक साथ बैठा करके कभी भी अलगाव का बात नहीं कीजिएगा। ये सब स्कूल में कभी भी नहीं करना है। छात्राएं के गणित के सवाल अच्छे रखते मगर तर्क लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके लिए तर्क मैथ का सवाल भी बना रही है, तब बना करके आंसर दे दिया, तब तर्क पूछेगा कैसे बनाई, तो क्या नहीं बतलाएगा वो बच्चा? तो क्या वो कंप्यूटर थोड़ी ना सोचे आंसर निकाल, कैलकुलेटर। तो ऑप्शन नंबर एक गलत है। अपनी आयु, ऑप्शन नंबर बी देखिए, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। हाँ, इसमें तुलना का कोई बात नहीं है, मानी कि जो लेवल पे जो आयु में रहता है उसी लेवल पे दोनों समान रहता है, इसमें चेंजिंग का बात कभी नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ये वाला डॉट में रख लेते हैं, ये सही है डॉट में। ऑप्शन अपनी आयु के लड़कों की तुलना में, तुलना कभी नहीं करना है, आगे पढ़ना ही नहीं, तुलना का बात हो गया तो काट दीजिए। भाषाई और संगत संबंधित अधिक भावनाएं रखती है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य डट से संबंधित है। यानी मैं कह रहा कि एक बच्चा है जो पढ़ने में कठिनाई है, ऐसा ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना। बस यहाँ देखिए, शब्दों में अक्षरों को क्रम को पढ़ने में कठिनाई है, यानी कि सवाल इतना ही से आपको बन जाएगा, इतना ही से बन जाएगा। पढ़ने में कठिनाई, कौन सा बीमारी आपको बोले थे पढ़ने में कठिनाई को?
ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर डी सी हो गया डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया डिसप्रैक्सिया। तो आपको इसमें से चुनना है कि पढ़ने में कठिनाई को क्या कहते हैं। एक बच्चा है जो पढ़ने में कठिनाई है, उसको कौन सा बीमारी कहते हैं। याद करके बनाया, याद किया कीजिए। ये सब समझने वाला नहीं है। दो चार ऐसा शब्द हो, दो चार ऐसा टॉपिक है जो आपको याद करना होगा। ये बीमारी का नाम याद करना होगा। उस दिन बार बार बोल बोल करके आपको हम पढ़ाए थे। पढ़ने में कठिनाई को डिसलेक्सिया, लिखने में कठिनाई को डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, गणित में कठिनाई को डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। पढ़ने में कह रहा है तो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया हो गया गणित में कठिनाई को, डिस्ग्राफिया हो गया लिखने में कठिनाई को हो गया आपको डिस्ग्राफिया। कैलकुलिया हो गया गणित में कठिनाई। देखिए कैलकुलेटर से आप गणित बनाते हैं। कभी कभी जब सर जी टीचर सब नहीं रहता तो कैलकुलेटर पर आप बनाते रहते। तो देख लीजिए कैलकुलिया यानी कि कैलकुलिया, कैसे कैलकुलेटर और कैसे कैलकुलिया, डिस को हटा दीजिए अभी। यहाँ कैलकुलिया, कैसे कैलकुलेटर, कैसे कैलकुलिया। तो कैलकुलेटर हो गया क्या चीज बनाते हैं, गणित। तो गणित का कठिनाई को कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया, लिखते क्या चीज पे, ग्राफ पे लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो लिखने में कठिनाई को डिस्ग्राफिया और पढ़ने में डिसलेक्सिया। बस आसान है याद, बस खाली दिमाग में दो चार बार आप खुद से लिखिए कॉपी में और उसको बार बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको कंठस्थ हो जाएगा। ये दोबारा कभी नहीं भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। यानी कहना है इसका, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालय में, यानी कि यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालय में, सभी के लिए शिक्षा, सभी के माने कि सभी के लिए विद्यालय में है एक जगह और सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके प्रचार वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए सशक्तिशील शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो गया समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो गया सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हो गया पृथक शिक्षा। इसमें से आपको चुनना है कि एक स्कूल है, स्कूल में सभी बच्चा के लिए समान स्तर, समान विद्यालय और सभी बच्चा के लिए समान शिक्षा, यानी कि इसमें कोई भेदभाव का बात नहीं हो रहा है। इसमें स्कूल का भी भेदभाव नहीं हो रहा है। इसमें शिक्षा भी अलग अलग ही नहीं कि मुकेश को अलग बैठा के पढ़ा रहा है और रुचिया को अलग बैठा के पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि सभी के लिए समान शिक्षा और सभी के लिए समान विद्यालय। इसमें क्या चीज़ को प्रचार वाक्य बना रहा है, इसमें क्या चीज़ को दर्शा रहा है। तो पहला सशक्तिशील शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी हो गया समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी हो गया सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हो गया पृथक शिक्षा। इसमें ऑप्शन नंबर आंख मूंद करके समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा में कहता है एक ही स्कूल में एक छत के नीचे एक ही जगह सभी बच्चा को एक तरीका से पढ़ाया जाता है, उसमें कोई भेदभाव का बात नहीं किया जाता है, उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी कि सबको एक जगह समा करके समान जगह पे समान जगह रख करके एक रंग शिक्षा देना है, उसमें कोई भेदभाव का बात नहीं। एगो को कुछ और पढ़ाएंगे, एगो को कुछ और पढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं करना है। एक ही छत के नीचे एक समान शिक्षा देंगे, उसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट डॉट के साथ संबंधित है। यानी कि कह रहा कि एक बच्चा है प्रवाहपूर्णता, व्याख्या और मौलिकता और लचीलापन डॉट डॉट से संबंधित तत्व है। पहला ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा, ऑप्शन नंबर बी हो गया गुण, ऑप्शन नंबर सी हो गया अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी हो गया त्वरण। अपसारी चिंतन को हम सृजनात्मक कहते हैं। सृजनात्मक कहते हैं इसी को हम। प्रतिभाशाली
इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से किसके पास प्रभावपूर्णता व्याख्या होता है, प्रभावपूर्णता होता है, व्याख्या होता है, मौलिकता होता है और लचीलापन होता है, डॉट डॉट के साथ संबंधित तत्व है। अब इसमें चलिए, जो भी इसमें आप है जो ऑप्शन नंबर ए लगा है उसका गलत है। जो भी आप ऑप्शन ए लगा है प्रतिभा, उसका गलत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सृजनात्मक होगा। अब आप इसमें सब कंफ्यूजन होइएगा, काहे होगा। मौलिकता, ये देखिए, ये मौलिकता देखते हैं, मौलिकता आ गया, इसके कारण सृजनात्मक। अगर ये नहीं रहता तो प्रतिभाशाली होता। ये अगर मौलिकता नहीं रहता तो प्रतिभा ही होता, मगर यहाँ पे मौलिकता आ गया, इसके कारण अपसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन कौन करती है? सृजनात्मक बच्चा करता है, जो नया नया इन्वेंशन करता है, बोलता है, सब चीज़ करता है, मगर मौलिक थोड़ा सा प्रतिभा से नीचा रहता है। इसका माने कि सृजनात्मक का हो गया आईक्यू लेवल हो गया 120 से 129 होता है आईक्यू लेवल, यानी कि 120 से 129 होता है। और प्रतिभाशाली का होता है 130 प्लस होता है, 130 प्लस आईक्यू होता है। तो ये मौलिकता अगर आ गया तो याद रख लीजिए, जहाँ मौलिक का बात होगा तो सृजनात्मक, अब मौलिकता नहीं रहेगा, ये प्रभावपूर्णता रहेगा, व्याख्या रहेगा, लचीलापन रहेगा तो प्रतिभाशाली, मौलिकता का बात रहेगा तो सृजनात्मक, अब सारी चिंतन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को डॉट डॉट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। यानी कि कहा जाता है इसमें, आप एक शिक्षक के रूप में है, एक बच्चा है जो एकदम प्रतिभाशाली है, जो आप उसको कोई भी कार्य देते हैं, तुरंत देते हैं, करके दिखा देता है, नया नया एकदम अपने में अति है, कुछ अलग दुनिया में सोच रहा है। प्रतिभाशाली का ये निशानी होता है। उसके लिए क्या आप इसमें से देना चाहिएगा? पहला, स्मरण को ही याद करना कहते हैं, याद करना। ऑप्शन नंबर बी हो गया समझ, ऑप्शन नंबर सी हो गया सृजनात्मक, इसी को बोला जाता है सृजन। ऑप्शन नंबर डी हो गया विश्लेषण। इसमें से क्या एक प्रतिभाशाली को आप शिक्षक के रूप में, आप शिक्षक है तो आप दीजिएगा उसको, ताकि वो करने में उसको मन लगा रहे और वो कर सके वो चीज को। बतलाइए आप लोग। इसमें प्रतिभाशाली को तो स्मरण वाला कोई चीज देवे नहीं दिया जाता है। समझ हो गया समझ हो गया, समझ, इसमें उसको समझ का कोई अति जरूरी नहीं रहता प्रतिभाशाली को। सृजनात्मक वाला, हाँ, सृजनात्मक में यानी कि नया नया चीज करना, यानी नया नया चीज का सृजन करना। एक प्रतिभाशाली बच्चा को देखिएगा, आप नया नया चीज का इन्वेंशन करता है, एकदम नया नया थॉट ला करके नया नया दुनिया में बल्ब का आविष्कार सब कौन किया था? प्रतिभाशाली थे वो। अति रामानुजन सब थे, ये सब क्या था? आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार के क्या है? प्रतिभाशाली थे, जो इस पृथ्वी पर आकर के बहुत चीज हम लोगों को दे करके गए। ये सब कौन है? प्रतिभाशाली। आप तो देखने को तो मिलते नहीं है वैसा साइडे है जो पूरा विश्व में एगो दूगो ऐसा हो जाता है, मिल जाता है, मगर अभी आप ज़्यादा देखिएगा नहीं, न तो उस समय में खाली प्रतिभाशाली आते थे, ऐसे धरती को बहुत चीज दे करके चले गए। तो इसमें सृजन, इसको जितना हम सृजन के लिए समय देंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा दूगो क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, गणित में अधिक नियोक्ता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? यानी कि कह रहा है कि गणित में एक बच्चा है जो निरयोग है और उसको आप जांचना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं कि उसमें उस बच्चा का उचित तरीका क्या है, क्या माने कि उस बच्चा का लेवल क्या है, सो जानना है गणित में। कौन सा परीक्षण कीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया
अभिक्षमता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी हो गया निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी हो गया स्कैनिंग परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी हो गया उपलब्धि परीक्षण। इसमें से आपको बतलाना कि कौन सा सही होगा। चलिए, एक बच्चा है जो गणित में बहुत कमजोर है और उसको आप जांच करना चाहते हैं कि बच्चा गणित में किस लेवल पे है, तो इसके लिए कौन सा परीक्षण कीजिएगा ताकि आपको जांच, आप उस लेवल से आप उसका पता कर सकिएगा। गणित में माने कि कौन सा परीक्षण चलता है। देखिए, इसमें तो होता है साक्षात्कार यानी कि स्कैनिंग परीक्षण में होता है साक्षात्कार परीक्षण। इसी को हम कहते हैं कि बच्चा इंटरव्यू के लिए तैयार है या नहीं। माने कि स्कैनिंग परीक्षा से आप पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा है कि इंटरव्यू के लिए तैयार है या नहीं, दे सकता है या नहीं। स्कैनिंग परीक्षा में आपको ये भी याद रखिएगा, लिखित और मौखिक दोनों होता है। लिखित या मौखिक दोनों होता है, यानी कि एक बच्चा के अंदर कोई चीज़ आपको इंटरव्यू लेना चाहते हैं एक बच्चा का, तो आप उसके लिए लिखित तरीका से भी लिखवा करके भी ले सकते हैं और मौखिक यानी कि बोल करके भी आपस में सामने में बैठा करके उससे पूछताछ कर लेंगे। मौखिक में भी हम ले सकते हैं। अभिक्षमता परीक्षा का मतलब अभिक्षमता का मतलब होगा कि एक बच्चा में कितना गुण है, उस बच्चा में कितना सोचने समझने का कितना गुण है, उसके बारे में आप जानने के लिए आप अभिक्षमता परीक्षण कर सकते हैं। एक बच्चा में गुण के बारे में जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए आप कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण मैथ, इसका देख लीजिए। इसमें होता है कि बच्चों का कमी का पता लगाना, बच्चों का कमी का पता लगाना, बच्चों का कमी का पता लगाना। अगर हम बच्चे का कमी का पता अगर लगा लेते हैं, तब इसके बाद क्या करेंगे, कमी को पूरा करेंगे। कमी को पूरा करने के लिए फिर दूसरा क्या करेंगे, उपचारात्मक परीक्षण, यानी कि वो बच्चा का हम कमी को पूरा करेंगे। कमी का पूरा करना, यानी कि पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेंगे और उसके बाद जब बच्चे का कमी का पता चल जाएगा तो उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण कर लेंगे, तो इससे कमी का पूरा कर देंगे। तो मैथ में हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, बच्चे का कमी का पता लगाएंगे, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण कर लेंगे ताकि बच्चा का उपचार हो सके, उस चीज़ में बच्चा फिर आगे बढ़ सके उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से है। इसी को हम इमोशन कहते हैं। इमोशन यानी कि संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए याद करना, ऑप्शन नंबर बी हो गया गतिक
प्रक्रम ऑप्शन नंबर सी हो गया, विचार करना ऑप्शन नंबर डी हो गया, समानुभूति देना, समानुभूति देना। तो इसमें से आपको बतलाना है कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा है, यानी कि संवेग। संवेग जब पढ़िएगा तो इसमें जब सीटेट के लिए पढ़िएगा तो इसका 14 प्रकार का इसके बारे में जानिएगा कि 14 प्रकार का संवेग अति है, भावनात्मक इसका अति होता है, प्रकार होता है। तब सीटेट में जब आप थ्योरी पढ़िएगा तो 14 का 14 नाम लिखवाएंगे, क्योंकि सीटेट इसमें से 2 सवाल कम से कम पूछता है, 2 सवाल कम से कम संवेगात्मक से पूछता ही है। तो इसमें से क्या है जो संवेग इमोशन को अति कर रहा है, तब याद करना। याद करने में कोई क्या संवेग यूज होता है? नहीं, इसमें इमोशन का कोई अति नहीं। गतिक प्रक्रम नहीं, गति प्रक्रम में यानी कि लगातार पढ़ रहा, इसमें इमोशन का कोई रोल नहीं है। विचार भी करना, इसमें भी कोई नहीं। समानुभूति यानी कि जैसे देख लीजिए, समानुभूति यानी कि जैसे देख लीजिए कोई आदमी बीमार होता है तो वहाँ पे जा करके कोई आदमी उसको अच्छा बात बोलता रहता है, क्या कहता है? समानुभूति करता है, उसको हिम्मत देता है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? समानुभूति, इमोशन उससे जुड़ा हुआ। एक माँ का प्यार भी इमोशन के कारण ही होता है। आजकल के देखो कहते हैं कौन सा इमोशन है चल रहा है दुनिया में, सब माँ का प्यार। एक माँ ही ऐसा है जिसका अपना बच्चे के लिए जो इमोशन होता है, जो जुड़ा हुआ होता है, वही सच्चा है। न तो दुनिया में जितना देखते हैं एक पिता का बच्चे के लिए होता है वही सच्चा है, न तो दुनिया में जितना देखिए सब झूठा है। एक दूसरा के अभी के समय में बुर्बक बनाने का सिस्टम है, तो नहीं तो और कुछ नहीं। इमोशन कुछ नहीं होता है। ये सब एक दूसरा को बुर्बक बनाने का सिस्टम है, और कुछ नहीं होता है। कोई किसी के बारे में अथी नहीं करता, बस एक दूसरा का यूज करना चाहता है अभी के दुनिया में। ना कि कोई है जो अभी के समय में कोई दूसरा का भलाई चाहता है। ये बस यूज करना चाहता, कि कोई भी चाहता है कि अपने आप को हम कब जा करके अपना काम का हम पूर्ति करवाए अगला से, ना कि कोई दूसरा के लिए अभी के समय में कोई नहीं जीता था। आज 16 को प्रश्न था, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरीक़ा से आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, डेली क्लास जुड़े रहिए। आने कुछ दिन के बाद थ्योरी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा लाइव, मगर अभी वीडियो अपलोड ही होता है। क्लास का टाइमिंग है 7 बजे PM से है, शाम में 7 बजे से डेली आपको क्लास मिलता रहेगा। हाँ, बीच बीच में 1-2 दिन गैप हो जाता है, थोड़ा कभी मौसम का प्रॉब्लम है, थोड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी आ ही जाता है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए बस। हाँ, कुछ दिन का बात है, कुछ दिनों के बाद आप सभी को सब प्रॉब्लम आपको दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट में हो सके तो लाल दिल भेज दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।